Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Okay. So in the last lecture we were discussing about the equilibrium, the price equilibrium, the market equilibrium and the market price. ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने एक ऐसी सिचुएशन को हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस किया था एंड वी हैव डिस्कस्ड कि परफेक्ट कंपटीशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब मार्केट क्या होती है और किन कैरेक्टरिस्टिक्स या किन सिचुएशंस की प्रेजेंस के अंदर हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि यस देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम, बेसिकली आपका जो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि वो मार्केट प्राइस जिसके ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल हो जाती है, वहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर फॉर्म कर देती है। ठीक है, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। So basically next हमारा क्वेश्चन है that is related to explain the short run and long run firms equilibrium under perfect competition। ठीक है, तो perfect competition की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक थी that was perfect competition when the same price of a commodity prevails during a particular time period in a market। जब एक particular time period के अंदर same price market के अंदर prevail करती है तो वो that is your biggest condition of the perfect competition। ठीक है, under short run टाइम पीरियड। अब बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे थे, उसने कहा था कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। तो फॉर्म्स इक्विलिब्रियम के बाद हम लोगों ने फॉर्म्स इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर फॉर्म्स की कंडीशंस को डिस्कस करना जा रहे हैं। ठीक है, so short run is basically a time period in which no firms can change the size of the building। Can change the size of the building का मतलब है कि कंपनी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ इट्स फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को चेंज नहीं कर सकती एक ऐसी पोजीशन में, मतलब एक टाइम पीरियड जिसके अंदर फर्म अपनी फिक्स्ड एसेट्स की जो होता है पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। लाइक बिल्डिंग है, लाइक लैंड है, लाइक फर्नीचर है, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, जो भी एग्जिस्टिंग उसके पास एसेट्स मौजूद हैं, कंपनी उसी के साथ ही अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती है। ठीक है, चाहे वो आपके लैंड में मौजूद हो, चाहे बिल्डिंग में मौजूद हो, चाहे मशीनरी है, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी चीज़ है, उनको फर्म कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ द बिजनेस। आप अपने ऑपरेशंस के साइज को चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मली अ पीरियड ऑफ 1 डे, फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर इज कॉल्ड अ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर हम मतलब 1 डे से स्टार्ट करके 1 ईयर तक हम शॉर्ट रन के अंदर ही उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, और जो बियॉन्ड दैट टाइम पीरियड चला जाएगा उसको हम लॉन्ग रन कंसीडर करेंगे। सो परफेक्ट कंपटीशन की जो बहुत सारी कंडीशन आपने डिस्कस की थी, जो उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो यही थी कि हम लोग उसके अंदर सेम जो प्राइस होगी वो प्रिवेल करेगी पूरी आपके उसके अंदर मार्केट के अंदर। कोई भी सेलर, कोई भी बायर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा, मार्केट कंडीशंस के साथ ही प्राइसेस जो होंगी वो सेटल डाउन होंगी। ठीक है, सो फर्म्स इक्विलिब्रियम में कहते हैं देयर आर टू मेन कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर फर्म का इक्विलिब्रियम के लिए दो मेन जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, and number 2 is marginal cost intersects marginal revenue curve in increasing ratio। ठीक है, from downward, इसको हम from downward भी कहते हैं और increasing ratio भी कहेंगे। ओके, मतलब marginal cost intersects marginal revenue curve from the downward वो उसको downward से बेसिकली जब वो ऊपर increasing trend पे जा रहा होगा फिर वो उसको intersect करेगा। और ये मार्केट की दो कंडीशन है। अच्छा, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लें कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। रेवेन्यू मीन्स द इनकम। ठीक है, और कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंस विच यू इनकर अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कॉस्ट कोई भी एक्सपेंस जो आप बिजनेस के अंदर इनकर करते हैं दैट इज योर कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर मार्जिनल जैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी के जो हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था वहाँ पर भी मार्जिनल के वर्ड को हमने डिस्कस किया था। मार्जिनल मीन्स एडिशनल। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है एडिशनल रेवेन्यू विच यू अर्न अपॉन द सेलिंग ऑफ वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, वन एडिशनल यूनिट को सेल करने पे जो रेवेन्यू हम अर्न करेंगे दैट विल बी योर मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली एन एडिशनल कॉस्ट अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। किसी भी वन एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पर जो कॉस्ट आप इनकर करेंगे दैट विल बी योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में वो कहते हैं कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आप प्रोड्यूस करोगे उसकी कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने पे जो रेवेन्यू आप अर्न करेंगे उसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। और प्लस उसने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को फ्रॉम डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो उसको हम वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम को फॉर्म करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डायग्राम बिफोर यू। आप लोगों के सामने एक डायग्राम है जिसके अंदर ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है, ये आपके एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर आपका रेवेन्यू भी मौजूद है, ये आपकी कॉस्ट भी मौजूद है, यहीं पर हम अपनी प्राइस को देते हैं और ये दैट इज योर आउटपुट। ठीक है, ये आपका क्यू है, ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा जी, जब आपके पास आपका वो सेम रहता है ना, जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपकी प्राइस चेंज नहीं होती, तो जो प्राइस का कर्व है ना वो यूं स्ट्रेट रहता है। प्राइस का कर्व हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट रहता है, ठीक है। ओके, स्ट्रेट रहने का मतलब है किसी भी लेवल के ऊपर आपका आउटपुट 0, आपका आउटपुट 1, 2 किसी भी लेवल पे चला जाए, आपकी प्राइस चेंज नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन की ये कंडीशन है, ठीक है। प्राइस सेम रहेगी, जब प्राइस सेम रहेगी तो आपका एवरेज रेवेन्यू भी सेम रहेगा। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है पर यूनिट रेवेन्यू, ठीक है। मतलब जब हम अपने टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो जब हम अपने टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आएगा। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है पर यूनिट रेवेन्यू। तो बेसिकली जो प्राइस ही सेम रहेगी तो जो पर यूनिट रेवेन्यू है वो भी सेम रहेगा। और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में भी हमने क्या डिस्कस किया था, द एडिशनल रेवेन्यू व्हिच वी अर्न अपॉन द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट की सेलिंग के ऊपर जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो परफेक्ट मार्केट की कंडीशन ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो आपकी प्राइस दैट इज इक्वल्स टू योर एवरेज रेवेन्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू योर मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब जब प्राइस सेम रहेगी तो एवरेज रेवेन्यू भी सेम रहेगा। तो जब प्राइस ही सेम है तो जब आप उसको कोई एडिशनल यूनिट को सेल आउट कर भी लेते हैं तो भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे थे। मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या थी, एडिशनल यूनिट के ऊपर। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब भी हम कभी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, ठीक है। जब उसके ऊपर नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस होता है, नेक्स्ट 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 ग्रेजुअली क्या होता रहता है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे आपकी एवरेज कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। देखो आपके हमारे पास जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक हमारे पास होती है वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारे पास होती है ना फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ही फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड रहने से क्या होता है कि आप कोई यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे या आप बहुत ग्रेटर लेवल पे जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर सिचुएशन में जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। लाइक से फॉर एग्जांपल द रेंट ऑफ योर बिल्डिंग, ठीक है। आप उस बिल्डिंग के अंदर एक यूनिट प्रोड्यूस कर लें, आप उस बिल्डिंग के अंदर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लें, आप उस बिल्डिंग के अंदर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर लें, आप उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी यूनिट प्रोड्यूस ना करें, आपको उसका जो उस बिल्डिंग का जो रेंट है वो पे करना ही पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल द बिल्डिंग ऑफ अ यूनिवर्सिटी, हम उसके अंदर एक एक डिसिप्लिन को पढ़ा लें, हम उसके अंदर 100 डिसिप्लिन को पढ़ा लें, हम वहाँ पे लॉकडाउन पोजीशन में भी थे, तो जो भी सिचुएशन रहेगी उस सिचुएशन के अंदर रेंट बिल्डिंग का आपने पे करना ही करना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वो सेम रहती है। अच्छा, अब जब हम एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं ना तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से ज़्यादा जाती है। जब हम वही यूनिट 100 में चले जाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जब वही हम 1000 यूनिट्स पे चले जाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट मजीद डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट अब क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली वेरीज विद द नंबर ऑफ यूनिट्स यू प्रोड्यूस्ड इन अ कंपनी। आप एक कंपनी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है उसी हिसाब से इनकर होगी। से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, आपको यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको यूनिट प्रोड्यूस नहीं करे तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बेसिकली आपके यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ ही चेंज होती रहती है। ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी, कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कम वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी, ठीक है। तो कंपनी, अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट के अपार्ट कंपनी का उसकी वेरिएबल कॉस्ट को मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक कंपनी इस से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉस में चली जाती है, लॉस में चली जाती है तो अगर कंपनी फिक्स कॉस्ट को मीट नहीं कर पा रही तो इट्स ओके, लेकिन अगर कंपनी अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी मीट नहीं कर पा रही तो इसका मतलब है कि कंपनी इस टाइम बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है एंड कंपनी मस्ट गो फॉर द शट डाउन और द क्लोज डाउन, ठीक है। कंपनी को या तो आप टेम्परेरीली बंद कर दें या फिर आप उसको परमानेंटली उसके जितने भी ऑपरेशन है उनको क्लोज कर दें, क्योंकि कंपनी ऐसे लॉस लॉस पोजीशन में चली गई कि अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आगे आने वाली चीज़ें थी जो भी आप लोगों ने हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अच्छा, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जाते हैं ना तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल ई क्लास है, अभी हम बात कर रहे थे वेरिएबल कॉस्ट की। जैसे आपसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी डिग्री के लिए कोई टीचर्स, अगर हम कोई डिग्री स्टार्ट करवाने से फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, ठीक है, कोई भी एडिशनल जैसे BSIT, ठीक है, जैसे कोई भी एडिशनल कोई भी हम जो है उसको डिग्री स्टार्ट करवाते हैं तो उसके लिए फिर हमें उससे कंसर्न टीचर्स की ज़रूरत होगी। अगर वो डिग्री नहीं स्टार्ट करवाते तो टीचर्स की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट की एक एग्जांपल है।
अगर उस ज़रूरत होगी तो फिर उसको करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो हमें वहाँ पर टीचर्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम वेरिएबल कॉस्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को ज़रूरत पड़ने पर इनकर भी कर सकते हैं, और कंपनी का अपनी वेरिएबल कॉस्ट को मीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली अभी देखो, जब अगर सबसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक क्लास की बात करें, अगर उस क्लास के अंदर एक स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा है तो भी कंपनी को उतनी ही कॉस्ट आ रही है। अगर उस क्लासरूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते हैं तो भी हमें उस डिग्री को स्टार्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उतनी ही कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अगर उस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स बैठ कर पढ़ रहे हैं तो भी बेसिकली वही टीचर्स, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सारे एसेट्स उसको मीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे वो सारी इसी तरह से इसी पैटर्न के ऊपर रहेंगी। तो तो जैसे-जैसे बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है? मतलब जो हर एडिशनल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। क्योंकि वही कॉस्ट जो एक स्टूडेंट पे डिवाइड होती है तो ज़्यादा होगी, जब 2 स्टूडेंट्स पे उसको डिवाइड करेंगे तो वो मज़ीद कम होगी, जब वही कॉस्ट 100 स्टूडेंट्स पे डिवाइड होगी तो वो मज़ीद कम हो जाएगी, ठीक है? सो यहाँ पर अब बेसिकली क्या है, वो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ये जो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व था वो आपका सेम रहेगा। यहाँ पर बेसिकली उसने क्या कहा था कि यहाँ पे जो आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, और इसके लिए उसने आपको जो कंडीशन बताई थी वो क्या थी, इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम डाउनवर्ड टू एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब डाउनवर्ड नीचे से आते हुए जब वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको एक स्पेसिफिक टाइम तक आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट का ही आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट में हमने 2 कंडीशंस हमने कहा था कि फर्म टू देयर आर 2 मेन कंडीशंस फॉर द फर्म्स इक्विलिब्रियम, वो क्या थी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और यहाँ पे क्या, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है ना, और यहाँ पे जब मार्जिनल कॉस्ट है, अब देखो यहाँ पर भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल है, और यहाँ पर भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ए पर भी और बी पर भी। अब हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कौन सा है। उसने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। अब देखो डाउनवर्ड, ये देखो यहाँ से ये डाउनवर्ड हो रहा था और यहाँ से वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहा था, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहाँ पे दोनों कंडीशंस मीट करी हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम ये इसको विड्रॉ करेंगे, ये जो ये आपकी मार्केट, यहाँ पे बेसिकली आपका मार्केट का इक्विलिब्रियम है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज योर मार्केट प्राइस, ठीक है। ये आपकी मार्केट की प्राइस है, ये आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब नेक्स्ट आपसे कहते हैं इन अपर मेंशन डायग्राम फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज ऑन बी पॉइंट, जब हम बी पॉइंट पे होगी तो फर्म इक्विलिब्रियम में होगी, बिकॉज एट दिस पॉइंट बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल भी है, और जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है फ्रॉम डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। Equilibrium under shortened period, there are following 4 equilibrium conditions under perfect competition. Perfect competition के अंदर उसकी 4 conditions होंगी। Number 1 abnormal profit, number 2 normal profit, number 3 normal loss and number 4 abnormal loss, ठीक है। अच्छा, abnormal यहाँ पर अगर हम बात करें ना, ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है where firm is no profit and no loss situation, ना ही फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ना ही फर्म को यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। फर्म यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस्ड पोजीशन में मौजूद है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। एक्चुअली कंपनी को क्या है, ओ क्यू से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ओ क्यू एंड बी पी, ठीक है। ये जो ओ क्यू बी पी की सिचुएशन है, कंपनी इतना ही प्रॉफिट, इतना जो रेवेन्यू है वो अर्न कर रही है, इतनी ही उसकी कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। मतलब जितना रेवेन्यू अर्न करती है उतनी कॉस्ट वो पे कर देती है, तो हम कहते हैं फर्म इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन। अगर कंपनी की कॉस्ट इस कर्व से नीचे चली जाएगी, ठीक है, अगर कंपनी की जो कॉस्ट है, अब नेक्स्ट बेसिकली जो हमने इसको कंपेयर करना है वो एवरेज कॉस्ट के साथ और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है। अगर वो कॉस्ट के कर्व्स आपके नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू ज़्यादा है और जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या कम। अभी देखो ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व है ना, अगर एवरेज रेवेन्यू के कर्व के नीचे से गुजरेंगे आपके एवरेज कॉस्ट का कर्व, तो इसका मतलब है कि यू आर इन अ प्रॉफिट पोजीशन, और अगर ये बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर से गुजरता है तो इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर वही कर्व आपके ऊपर चला, इसके ऊपर चला जाता है एवरेज रेवेन्यू के ऊपर, इसका मतलब है रेवेन्यू नीचे है और कॉस्ट इंक्रीज कर गई है। अब जो कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी इसका मतलब है कंपनी हैज गॉन इनटू अ लॉस पोजीशन, ठीक है। एवरेज कॉस्ट के बारे में अभी अभी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। मैंने आपको कहा था कि बेसिकली टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट के अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को अलग अलग से कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि अगर कभी कंपनी लॉस पोजिशन में चली जाए
तो कंपनी अगर खुदा न खास्ता अपनी एवरेज कॉस्ट को मीट ना कर सके तो कोई मसला नहीं है, कंपनी कुड गेट बैक इनटू प्रॉफिट सिचुएशन। लेकिन अगर कंपनी अपनी उसका प्रॉफिट और लॉस, अगर कंपनी अपनी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही मीट ना कर सके, फिर कंपनी, इसका मतलब एक वर्स्ट पोजीशन में चली गई है, वहाँ पे कंपनी का कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इन दिस स्टेज फर्म इजीली अचीव्ड वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इस पोजीशन में क्या कहते हैं, फर्म कैन इजीली अचीव इट्स वेरिएबल एंड एवरेज वेरिएबल लेवल ऑफ कॉस्ट, दोनों ही कॉस्ट कंपनी इजीली मीट कर लेती है। एंड इट अर्न्स, यहाँ पे बेसिकली अर्न्स, एंड इट अर्न्स सम एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज, और अपने रिसोर्सेज में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी अर्न करती है। ठीक है, देखो सी दिस डायग्राम। अब देखो ये वही डायग्राम है, इसके अंदर ये बेसिकली आपके पास ओरिजिनल पॉइंट है, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। तो ये बेसिकली आपके पास वही क्वांटिटी है, यहाँ पर आपका ये आपके रेवेन्यू है, ये आपकी कॉस्ट है, ये आपकी प्राइस है पी के साथ। ठीक है, ये प्राइस वही लेवल सेम रहेगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर प्राइस, ये सब चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, ये जो था ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व था, मार्जिनल कॉस्ट के कर्व ने जब यहाँ पे इसको डाउनवर्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड पे इंटरसेक्ट किया, तो ये वो वाला लाइन यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, और ये यहाँ पर ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। यहाँ तक की जो बात है ये वही बात है जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ एट एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें अपने एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व्स को ड्रॉ करना था। तो जब कंपनी एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी तो ये दोनों जो कर्व हैं ये नीचे से गुजरेंगे। ये आपका रेवेन्यू का कर्व था ना, ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व था, ये वाला कर्व भी एवरेज कॉस्ट का कर्व भी इसके बिलो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी इसके बिलो से ही होगा। ठीक है, अब ये देखो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट था ना, इक्विलिब्रियम का पॉइंट एवरेज कॉस्ट के कर्व को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी की कॉस्ट है, ये जो जीरो आपके पास यहाँ पे ओ था, ठीक है, ओ क्यू, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, आई थिंक इट्स टी और एस है, ये जो ओ क्यू टी एस वाला पॉइंट है ये आपकी कॉस्ट है। ठीक है, और रेवेन्यू आपके पास कितना था, ये देखो ये रेवेन्यू का कर्व था ना, जहाँ पे हम कहते थे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, दिस योर ओ क्यू एंड ई पी, ये आपका रेवेन्यू है। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू हम कितना कर रहे हैं ओ क्यू ई पी के साथ, और कॉस्ट कितनी आ रही है ओ क्यू टी एस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जब हम अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट का पोर्शन निकालेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला बेसिकली योर एस टी ई एंड पी। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है ना आपका, दिस इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये आप एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है, उसने आप भी देखो यहाँ पे उसने आपको ये कहा था कि अर्न सम एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम इट्स रिसोर्सेज, एंड इट अर्न सम एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम इट्स रिसोर्सेज, वो अपनी रिसोर्सेज से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करती है, एंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या है, आपके पास आ जाएगा ओ क्यू ई पी, दिस इज ओ क्यू ई एन पी, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है, दिस इज योर ओ क्यू टी एन एस, ये आपके पास आपका रेवेन्यू, आपके पास कॉस्ट आ रही है। तो प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू क्या था, ओ क्यू ई पी माइनस टोटल कॉस्ट कितनी थी, ओ क्यू टी एस। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट अब आपके पास क्या आ रहा है, टी ई आर एस, ये देखो यहाँ पे उसने टी ई और उसके बाद यहाँ पे उसने उसको आर के साथ ले लो, या फिर आप उसको अपने पी के साथ ही लेंगे, पी एस, ये आपके पास आ जाएगा टी ई, और ये आपका पी एस, ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट का एरिया है। ठीक है, सो इन दिस डायग्राम फर्म कैन पे इजीली एवरेज एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फर्म अपनी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इजीली पे कर सकती है। आफ्टर पेइंग दिस कॉस्ट, okay, after paying this cost, the firm find has some extra amount which is his abnormal profit and is equals to TEPS. ठीक है, वो कहते हैं अपनी दोनों कॉस्ट को मीट करने के बाद फर्म कुछ अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। ठीक है, जिसको हम TEPS कह रहे हैं, वो ये इसी के साथ ही TEPS के साथ हम उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, बेसिकली इन नॉर्मल प्रॉफिट फर्म कैन पे हार्डली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फर्म अपनी फर्म कैन हार्डली पे एवरेज कॉस्ट, फर्म अपनी हार्डली कैन पे एवरेज कॉस्ट को हार्डली पे कर सकती है, बट इजीली पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन कंपनी अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इजीली पे कर सकती है। ठीक है, दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू आर इक्वल इन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, जो उसकी कॉस्ट होती है, जो उसका रेवेन्यू होता है, ठीक है, जो उसका एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू होती है, वो दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं।
एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू दैट अमाउंट विच ऑर्गेनाइजर कैन अर्न बाय सर्विंग हिज जॉब। और कहता है कि जो उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना इज इक्वल टू दैट अमाउंट विच ऑर्गेनाइजर अर्न फ्रॉम सर्विंग हिज जॉब। जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट है बेसिकली वो उसके उसी पोर्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पे देखें इसके अंदर भी सेम वही वाला आपके पास यू हैव योर एक्स एक्सिस, you have your y axis, you have your origin point, ठीक है, here is your revenue, here is your cost, here is your quantity demanded, और ये this is your price curve, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि वो remain the same, so average revenue is equals to marginal revenue is equals to price, और ये जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व था ये बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह हम ड्रॉ करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे अब सिचुएशन क्या थी, फर्म कैन हार्डली पे एवरेज कॉस्ट हार्डली पे कर सकती है। तो जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है ना वो बिल्कुल इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से इंटरसेक्ट करता हुआ गुजरेगा। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट के साथ इसको इंटरसेक्ट करके गुजरेगा। तो हार्डली पे का मतलब है उसने हार्डली उसको पे किया और उसने कहा था बट इजीली पे एवरेज वेरिएबल, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो नीचे से ड्रॉ होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व क्या है वो नीचे से गुजरेगा। ये देखो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू ये है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे है, इसका मतलब है कंपनी इसको इजीली पे कर सकती है और एवरेज कॉस्ट का कर्व बिल्कुल इस पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि कंपनी कैन हार्डली पे एवरेज कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू वो कितना है ओ क्यू ई पी, और कंपनी के टोटल कॉस्ट के वो भी ओ क्यू ई पी है। दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, दोनों ही सेम है। और अगर हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट तो इज इक्वल टू जीरो, कुछ भी नहीं बचता क्योंकि यही आपका रेवेन्यू है, यही आपकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, इसको इस सिचुएशन को हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं कि कंपनी अपने पास कुछ सेविंग्स नहीं कर पा रही, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही, बट कंपनी कैन इजीली पे इट्स कॉस्ट। ठीक है, और जब वो अपनी कॉस्ट को पे करी है तो जाहिर सी बात है जब हम उसकी कॉस्ट को पे करेंगे तो नॉर्मली जो भी ऑर्गेनाइजर है वो अपनी सर्विस जैसे वो अपनी सैलरीज वगैरह भी तो उसको चार्ज करेगा ना, उसकी कॉस्ट में उसकी सैलरीज वगैरह भी तो आएंगी ना। तो जब वो अपनी चार्जेस को इजीली मीट कर सकता है तो इट मीन्स द होल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, तो अगर कंपनी वो सारी कॉस्ट को इजीली मीट कर लेती है तो इसका मतलब है कि जो भी उसको सर्व करके ऑर्गेनाइजर रन करना था वही उसका नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब हम उन दोनों सिचुएशंस को ओ क्यू ई पी माइनस ओ क्यू ई पी करते हैं तो यहाँ पे क्या नेट प्रॉफिट में हमारे पास बेसिकली क्या बचता है, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर सैलरी ऑफ द ऑर्गेनाइजर। इन दिस डायग्राम हम कैन इजीली पे द वेरिएबल कॉस्ट, फर्म जो थी वो अपना एवरेज जो उसका पास वेरिएबल कॉस्ट थी उसको इजीली पे कर सकती थी बट हार्डली पे एवरेज कॉस्ट, लेकिन एवरेज कॉस्ट को हार्डली पे कर सकती थी। ठीक है, यहाँ पे उसने टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म आर इक्वल, जो टोटल रेवेन्यू था टोटल कॉस्ट है फर्म का वो इक्वल था, and net profit is equals to that amount which producer earns after working in this firm। वो कहते हैं जाहिर बात है जो वो फॉर्म में वर्क करेगा तो अपनी कोई ना कोई सैलरी भी चार्ज करेगा, कंपनी उस एक्सपेंस को या उस कॉस्ट को मीट कर लेगी। ठीक है, सो ऑन द होल वी कैन से दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सैलरी ऑफ द प्रोड्यूसर। जो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो बेसिकली क्या है, सैलरी ऑफ द प्रोड्यूसर है। क्योंकि फिर कंपनी अपनी सारी कॉस्ट को मीट कर लेती है, इसका मतलब है कि वो प्रोड्यूसर की सैलरी को भी मीट कर लेती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट आपके पास आता है नॉर्मल लॉस की सिचुएशन। सो अंडर द नॉर्मल लॉस हम क्या कहते हैं, इन दिस स्टेज द फर्म कैन इजीली पे द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड कैन नॉट पे द एवरेज कॉस्ट, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सीडेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द फर्म। नॉर्मल लॉस में क्या होता है, फर्म कैन इजीली पे द एवरेज, कंपनी अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो इजीली पे कर सकती है बट फर्म कैन नॉट पे द कॉस्ट, बट फर्म कैन नॉट पे द एवरेज कॉस्ट, कंपनी फर्म जो फर्म है वो एवरेज कॉस्ट को पे नहीं कर सकती। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सीड फ्रॉम द रेवेन्यू, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके रेवेन्यू से एक्सीड कर जाती है। सेम यहाँ पे डायग्राम को चेक करो, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज योर रेवेन्यू, दिस इज योर कॉस्ट, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट। ये आपके पास प्राइस कर्व था जो आप हमने कहा था कि दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो सारे आपके पास कांस्टेंट रहना है और उसके लिए एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट के कर्व ने आपके रेवेन्यू के कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तक यहाँ तक आपके रेवेन्यू होता है। ठीक है, जो पहले भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ तक हमारा रेवेन्यू पोर्शन था। अच्छा नॉर्मल लॉस में अब क्या होना है, फर्म कैन इजीली पे द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इजीली पे कर सकती है। इसका मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो नॉर्मल ये जो रेवेन्यू के कर्व के नीचे से गुजरेगा। ठीक है, अगर इजीली पे कर सकती है इसका मतलब है कि रेवेन्यू ज़्यादा है और एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो नीचे रहेगा। और सेकंड में उसने कहा था कैन नॉट पे द एवरेज कॉस्ट पे नहीं कर पा रही तो एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर से गुजरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट ऊपर आ गई है, जो आपके पास रेवेन्यू का कर्व था वो नीचे रह गया। लेकिन उसने कहा था कि नॉर्मल लॉस के अंदर कंपनी अपने एवरेज कॉस्ट को मीट नहीं कर सकती लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मीट कर लेती है।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व नीचे रहा, ठीक है। अब देखो यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले हम एवरेज कॉस्ट को मीट करने के लिए नीचे को उसको चेक करते थे ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। अब उसको इंटरसेक्शन के लिए हम ऊपर को, अब देखो नीचे तो वो है ही नहीं, वो कहाँ है, ऊपर, ऊपर है तो हम उसको ऊपर की तरफ को एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे वो उसको इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया उसको, और ये इंटरसेक्शन का पॉइंट हम यहाँ पर उसको यहाँ इस पॉइंट के साथ मीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने उसका क्या ना, उसने लिखा एल और एम, यहाँ पर उसने उसका नेम रख दिया एल और एम। तो बेसिकली अब यहाँ पर अगर हम फर्म की रेवेन्यू की बात करें तो फर्म का रेवेन्यू क्या है, फर्म का रेवेन्यू है ओ क्यू ई पी, ठीक है। ओ क्यू ई पी जो है वो कंपनी का जो है वो टोटल रेवेन्यू है, और जो कंपनी के पास कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, ओ क्यू एल एम, ठीक है। कंपनी के पास कॉस्ट आ रही है ओ क्यू एल एम। तो जब हम उसके में से उसको माइनस करेंगे, जब हम उसके कहते हैं जी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो उसकी टोटल जो उसका टोटल रेवेन्यू दैट इज ओ क्यू योर ईपी, ये आपका रेवेन्यू है। जब हम कहते हैं ओ क्यू, उसमें से माइनस करेंगे ओ क्यू एल एम जो आपकी टोटल कॉस्ट थी, तो आपके पास ये वाला जो आपके पास पोर्शन आएगा दैट इज योर पी ई एम एल एम, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपके पास आएगा, या फिर आप इसको ई एल एन पी किसी भी तरीके से आप उसको कॉल कर लेंगे, मतलब चारों में से किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करके आपने इसको इक्वली अगर कॉल कर लेते हैं कोई भी पोर्शन, तो दैट विल बी योर नॉर्मल लॉस। ये आपका नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस की में वो सिचुएशन होती है जिसमें कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है उसको तो मीट नहीं कर सकती, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको जरूर मीट करती है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम कंपनी का नॉर्मल लॉस कहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर उसने टोटल रेवेन्यू के बारे में बता दिया, टोटल कॉस्ट के बारे में बता दिया, जो हमारे पास लॉस या प्रॉफिट था वो कितना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, उन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस में आया है, जिसका आंसर है वो कितना है, माइनस में। तो माइनस बेसिकली क्या शो कर रहा है, माइनस लॉस को शो कर रहा है। तो लॉस क्या है आपका ई एल एल, ठीक है। तो इन दिस डायग्राम फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर देन फर्म्स रेवेन्यू, जो हमकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उसकी रेवेन्यू से ज्यादा है। सो द गैप ऑफ दीज इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। तो जो इन दोनों के दरमियान में गैप आ रहा है ना टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान में, उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। बिकॉज फर्म इज पेइंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इजीली, फर्म जो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इजीली मीट कर रही है बट इज नॉट पेइंग एवरेज कॉस्ट, सो दिस लॉस विल बी नॉर्मल। वो कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीट कर रही है ना, लेकिन एवरेज कॉस्ट ही मीट नहीं कर पा रही, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल लॉस कहते हैं। अब नॉर्मल लॉस विल बी एन अदर टाइप ऑफ सिचुएशन, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। हियर इज एबनॉर्मल लॉस थ्रू फॉलो, अच्छा जी यहाँ पे क्या, वी कैन एक्सप्लेन एबनॉर्मल लॉस थ्रू फॉलोइंग टू हेडिंग्स, वो हेडिंग्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज योर शट डाउन एंड दैट इज योर क्लोज डाउन पोजीशन। शट डाउन पॉइंट के अंदर वहाँ पे हमारे पास है इन दिस स्टेज फर्म इज पेइंग average variable cost hardly but is not paying the average cost, so this stage will be shut down। अच्छा, शट डाउन में क्या होता है, शट डाउन एक वो पोजीशन होती है जिसमें आपका जो कंपनी होती है फर्म इज पेइंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हार्डली पे करती है। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्या करती है, इजीली पे कर रही थी, नीचे से गुजरा था ना, कब नीचे से गुजरा था तो हम कहते हैं कि उसको इजीली पे कर लिया। हार्डली पे करने का मतलब है यहाँ से ये वाला जो कर्व है वो यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। हार्डली पे करने का मतलब इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, तब हम कहेंगे कि वो हार्डली मीट कर रहा है, ठीक है। हार्डली मीट कर रहा है उसको बट इज नॉट पेइंग द एवरेज कॉस्ट, लेकिन एवरेज कॉस्ट को मीट नहीं कर पा रहा, तो दिस स्टेज विल बी शट डाउन। उसको हम क्या कहते हैं, शट डाउन स्टेज कहते हैं। उसकी उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपको। सो लेट्स सी इट्स डायग्राम। ओके, ओके, here is not basically the diagram of the shutdown position, लेकिन shutdown position को अगर हम लोग चेक करें तो shutdown position के अंदर उसने बेसिकली हमें यही बात बताई है। शटडाउन पोजीशन के अंदर का जो कर्व है वो आप खुद ड्रॉ करके देखेंगे। शटडाउन पोजीशन में उसने हमसे कहा था इन दिस स्टेज फर्म इज पेइंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हार्डली, जो फर्म है वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हार्डली पे करती है बट इज नॉट पेइंग द एवरेज कॉस्ट, तो लेकिन अपनी एवरेज कॉस्ट को पे नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका मतलब है कर्व कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, और जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो इसी तरह से ऊपर ही रहेगा, ठीक है।
तो ये वाला पोजीशन यहाँ, ये जो कर्व है ये इस पोजीशन से जो है वो गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पे शटडाउन की पोजीशन होती है। शटडाउन का मतलब होता है कंपनी टेम्परेरीली अपनी ऑपरेशंस को जो है वो क्लोज कर दे और उसको रिज्यूम कर ले उस टाइम पे जब व्हेन द फर्म इज एबल टू रिकवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट एज वेल, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो मीट कर रही है, एवरेज कॉस्ट को मीट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हार्डली मीट हो रही है, इसलिए हम उसको शट डाउन कहते हैं। और शट डाउन में कंपनी कैन ट्राई टू कम बैक, हम ओवरकम करने की अपने लॉस को कोशिश कर सकती है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर ये टोटल रेवेन्यू आपका OQEP से आ जाएगा, उसके बाद जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी OQMN से आ जाएगी, ठीक है। ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसके कर्व्स आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास आ जाएगा। So in this diagram we show that the firm is paying average variable cost. हम अपनी average variable cost को pay कर रही है, but very hardly, लेकिन बहुत hardly, and the average cost is not paying, but not paying the average cost को pay नहीं कर रही. Because he is not paying average cost, so the firm is facing the losses, and due to paying hardly average variable cost, this loss will be shut down. ठीक है, हम इसको फिर क्या कहेंगे कि कंपनी should go for the shutdown, कंपनी को shut down की तरफ चले जाना चाहिए। ओके, क्लोज डाउन में क्या होगा, इन दिस स्टेज फर्म कैन नॉट पेइंग एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस सिचुएशन में ना तो फर्म अपनी एवरेज कॉस्ट को मीट कर पाती है, ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, ना इजीली मीट करती है। अगर इजीली मीट करती रहे तो नॉर्मल लॉस होगा, अगर कंपनी हार्डली मीट करेगी तो वो आपकी शटडाउन पोजीशन होगी। एंड इफ कंपनी इज इन अ पोजीशन टू नॉट टू पे एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर कंपनी अपने एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को पे ना कर सके, सो ड्यू टू दिस the firm will enter in a close down point। तो फिर फर्म क्लोज डाउन पॉइंट में चली जाती है, जहाँ पे उसको बिल्कुल ही अपने ऑपरेशंस को क्लोज करना पड़ता है। अगेन सेम वही वाला आपके पास वो कब होगा, एक्स एक्सिस होंगे, आपके पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपके पास आपका आउटपुट शो हो रहा है क्वांटिटी के फॉर्म में, यहाँ पे आपका रेवेन्यू है, यहाँ पर आपकी कॉस्ट है, ये आपका प्राइस वाला, जिसमें ये आपका प्राइस कर्व है जो कहते हैं सेम रहेगा। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर प्राइस, और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अच्छा, यहाँ पर उसने कहा था कि फर्म कैन नॉट पेइंग एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों ही मीट नहीं करे तो दोनों कर्व्स ऊपर से स्पेंड होंगे। ऊपर से देखो, ये एवरेज कॉस्ट भी ऊपर से गुजरेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर से गुजरेगा। इक्विलिब्रियम के पॉइंट को जैसे हम नीचे एक्सटेंड करते थे, अब इसी को ऊपर एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर ये एवरेज कॉस्ट के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर हमारी कॉस्ट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा रेवेन्यू कितना है, OQEP, और अगर हम अपने उस कॉस्ट की बात करें तो हमारा कॉस्ट कितनी है, OQST, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट है। तो ये वाला जो शेडेड एरिया आएगा आपके पास, ये आपके पास आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। जब हम अपनी OQEP में से OQST को माइनस करेंगे तो ये जो PEST वाला पोर्शन हमारे पास बचेगा, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। तो इन दिस डायग्राम फर्म कैन नॉट पेइंग एवरेज कॉस्ट, फर्म अपनी एवरेज कॉस्ट को भी पे नहीं कर रही, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी पे नहीं कर रही, becomes firm cannot paying both types of costs, so we can say close down point। अगर हम अपनी दोनों कॉस्ट को मीट ना कर सके तो फिर हम आराम से कह देते हैं कि the firm should go for the close down position, ठीक है। Now just one topic remain, that is long run period। long run period के अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं, that we will discuss in our next lecture। तो अभी तक के लिए ये तीनों जो चारों सिचुएशन हैं हमारे पास शॉर्ट रन की अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जो भी डिस्कशन होगी दैट वी विल डिस्कस इन आवर कमिंग क्लास। सो आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू क्लास।